केंद्र सरकार ईपीएफओ और पोस्ट ऑफिस बैंक की निगरानी का जिम्मा रिजर्व बैंक को सौंपने पर विचार कर रही है। ये दोनों संस्थान देश की बड़ी आबादी की बचत को मैनेज करते हैं और हाल ही में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 94 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आया है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार रिजर्व बैंक को इनकी निगरानी का जिम्मा सौंप सकती है। ईपीएफओ के पास 30 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स का लगभग 26 लाख करोड़ रुपए जमा है। वहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास करीब 29 करोड़ खातों में 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा है। सर, यह फैसला होता है तो इसका असर क्या होगा? ब्रज, ये भारत के रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की रोज में बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। और अगर ये फैसला होता है, इससे भारत में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन का एक काफी बड़ा अध्याय बंद होगा और नया अध्याय शुरू होगा। और यहाँ से आरबीआई भारत में सुपर तौर पर इमर्ज करेगा। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें। ईपीएफओ जो भारत का सबसे बड़ा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा 25-26 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है, अब वो सीधे आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, ना कि वो श्रम मंत्रालय जिसके अंडर में प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उससे अलग होगा। और दूसरी चीज है कि जब पोस्टल बैंक सेविंग्स को भी आरबीआई को सौंपा जाएगा, तो परोक्ष रूप से भारत की जितनी छोटी बचत योजनाएं हैं जो पोस्टल बैंक सेविंग से चलती हैं, चाहे उसमें सुकन्या समृद्धि हो या एनएससी हो, उन पर भी इनडायरेक्टली आरबीआई का नियंत्रण आ जाएगा। और ये काफी बड़ा शिफ्ट है जिसमें आरबीआई को बड़ी ताकत दी जा रही है। और अगर आप इसे थोड़ा और स्ट्रेच करके देखने की कोशिश करें तो ईपीएफओ का एक हिस्सा पेंशन में भी जाता है, तो परोक्ष रूप से आरबीआई का दखल पेंशन के नियंत्रण में या रेगुलेशन में भी होने वाला है। और ये शिफ्ट आने वाले दिनों में भारत के रेगुलेटरी स्पेस को में खासा उथल पुथल करेगा, ऐसा दिखाई देता है। वजह इसकी कुछ भी हो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को के कामकाज को लेकर तमाम सवाल भी थे, नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अभी ईपीएफओ ने अपने कामकाज में बदलाव भी किया है, लेकिन आरबीआई निश्चित तौर पर इसके बाद बड़ा और सुपर रेगुलेटर बनकर उभरेगा। उसे अगर प्रोविडेंट फंड और इसका हिस्सा मिल जाए और पोस्टल बैंकिंग के रेगुलेशन का अधिकार मिल जाए। अगली खबर की ओर चलते हैं। सितंबर के दौरान देश में वनस्पति तेल इंपोर्ट में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल तिलहन उद्योग संगठन एसईए के मुताबिक सितंबर के दौरान देश में कुल 16.3 लाख टन वनस्पति तेल का इंपोर्ट हुआ। पिछले साल सितंबर में इंपोर्ट का आंकड़ा 10.87 लाख टन था। उधर भारत को सबसे ज्यादा पाम तेल एक्सपोर्ट करने वाला देश इंडोनेशिया अपनी पाम तेल एक्सपोर्ट नीति में बदलाव कर सकता है। घरेलू जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट सख्ती हो सकती है। सर, खाद्य तेल इंपोर्ट बढ़ाने के क्या संकेत हैं? खाद्य तेल इंपोर्ट, हालांकि अभी हमें जो सितंबर में बढ़ोतरी दिख रही है वो बेस इफेक्ट के कारण है। पिछले साल इस महीने में इतना इंपोर्ट नहीं था, लेकिन हाँ, सोया ऑयल के आयात में बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। पाम का आयात कम है। बाजार कहीं ना कहीं खरीफ की फसल में तिलहन उत्पादन पे असर को लेकर खुद को तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले महीने भी, यानी अक्टूबर के महीने में, हमें और ज्यादा बेहतर तस्वीर दिखाई देगी। अभी सरकार की तरफ से खरीफ उत्पादन के वास्तविक आंकड़े नहीं आए, लेकिन बाजार को इस बात का संकेत है कि तिलहन के उत्पादन में कमी आएगी और खाद्य तेलों का आयात बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका संकेत, उसकी शुरुआत हमें यहाँ से मिल सकती है, पर ट्रेंड पूरी तरह स्थिर होकर हमें अक्टूबर के महीने में दिखाई देगा। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि इंडोनेशिया के पास पाम को लेकर जो तैयारी है उसका भारत पर क्या असर होगा? कि इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे जो प्रमुख निर्यातक हैं जहां से भारत पाम खरीदता है, वो भारतीय बाजार को महसूस कर रहे हैं और यहाँ जो उत्पादन की परिस्थिति बन रही है उसके हिसाब से खुद को तैयार कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था, 2 साल पहले, 3 साल पहले भी पूर्वी एशिया के देशों ने पाम के निर्यात पर सख्ती की थी और उसका असर हमें भारतीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर दिखा था। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत में तिलहन की फसल सामान्य से कम होने का रिस्क होता है तो ग्लोबल पाम प्रोड्यूसर्स को, पाम ऑयल एक्सपोर्टर्स को मौका मिलता है। तो अब ये जद्दोजहद शुरू होने वाली है। जैसे ही भारत में तिलहन के उत्पादन की संभावनाएं या उसके आंकड़े आएंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। इंडोनेशिया भी शायद उस दिशा में बढ़ने का इशारा कर रहा है।